हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वाले चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल इस सेक्शन से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न का लेवल बहुत ही बेसिक रहता है, बस एक बार गौर करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा है। ऑप्शन दिया गया है, ए में 2, बी में है 0, सी में 1 या 2 और डी में है 1। तो इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि P और Q कोई दो अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो उसका मौसा क्या होगा। यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात हो रही है, अभाज्य संख्या, ठीक ना। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है यानी विभाजित होती है, ठीक ना। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, 5, 7, है ना। इस प्रकार से 9 नहीं, यहाँ पर 13 होंगे, ठीक ना। 13, 11, है ना। 11 भी एक अभाज्य संख्या है। 11, 13, 17, 19, ये तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है, ठीक। जैसे 2, 3, है ना। इसको विभाजित करने वाली और कोई संख्या नहीं होगी, एक को छोड़ करके वह सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है, ठीक। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, कोई भी, जैसे कि आप 2 और 3 ले सकते हैं या 3, 5 ले सकते हैं, ठीक ना। तो 3 और 5 ले लेते हैं, ठीक। अब इस संख्या जो है ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं। मान लेते हैं P ये है 3 और Q कौन है, 5 है, ठीक ना। तो दो अभाज्य संख्या है ना, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, इसमें से पिकअप करना है, ठीक। तो P और Q दो अभाज्य संख्या है, इसका मौसा क्या होगा, तो मौसा हमेशा 1 होगा, ठीक ना। आप मौसा निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, भाग विधि से इस तरीके से निकाल सकते हैं। 1 मरतबे तो 3 बच गया कितना, 2। फिर ये 3 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे तो 2 बचेगा कितना, 1। फिर इस 2 में भाग करेंगे तो 1, है ना, 1 ही आएगा, है ना। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का मौसा या 2 से अधिक भी क्यों ना हो, अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वो केवल और केवल कितना होता है, मौसा सदैव कितना होगा, 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, डी इसमें सही ऑप्शन है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा के अनुपात हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए में 9:1, बी में है 4:3, सी में है 11:1 और डी में है 12:1। तो यहाँ पर दी गई संख्या है 5, 15 और 20, है ना। इस तीनों संख्याओं का हमें क्या चाहिए, पहले लौसा चाहिए और उसके बाद मौसा, ठीक। लौसा और मौसा का अनुपात हमें निकालना है, इनमें से कौन सा विकल्प होगा ये बताना है, ठीक ना। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, लौसा निकालेंगे। लौसा कैसे निकालेंगे, लघुत्तम जिसको कहते हैं एलसीएम। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या आप किसी भी विधि से निकालिए। ये हो गया 5, 15 और 20। इसका लॉस इस प्रकार से 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबे, 3 मरतबे और 4 मरतबे, ठीक। इसीलिए लॉस कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 गुने 4, तो कितना हो गया, 4 पंचे 20 दिया 60 हो जाएगा, है ना। 60 हो गया, तो लॉस कितना हो गया, 60। अब मौसा निकालना है, ठीक ना, मौसा। तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक ना, भाग विधि से। तो 20 में भाग देंगे कितना से, या 15 में भाग देते हैं, 15 में भाग देंगे कितना से, 5 से, तो 3 मरतबे कट जाएगा, है ना। तो यही हो गया मौसा इन दोनों का। फिर मौसा ये हुआ, अब इसमें 20 से भी भाग करेंगे तो ये भी 5 से कट जाएगा, इसीलिए इन तीनों का जो मौसा होगा कितना होगा, 5 होगा, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, लौसा, लौसा, है ना, और मौसा का अनुपात, लौसा मौसा का अनुपात इस तरीके से। तो कितना होगा, इसे हटा देते हैं। इसका लौसा कितना हो गया, 60 अनुपात 5, इस तरीके से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इकाई 5 और ये अनुपात है, ठीक ना, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं 60/5 ऐसे। तो 5 इकाई 5, 12 पंचे 60, कितना हो गया, ऊपर में 12 और नीचे में 1, इसीलिए अनुपात क्या हो जाएगा, 12:1। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, डी इसमें सही विकल्प हो गया, 12:1। यानी 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात हो गया 12:1, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ऑप्शन ए में है 10, बी में 6, सी में है 8 और डी में है 4। तो इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, ठीक ना, हमें ये निकालना है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, भाज्य संख्या, है ना, सबसे छोटी भाज्य
जो हो जाएगी 2 होगी, ठीक ना। भाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है, ठीक ना, जिसका गुणनखंड हम 1 कह सकते हैं, ठीक। तो सबसे छोटी हो गई 2, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, इस तरीके से। तो ये सभी क्या है, अभाज्य। और भाज्य जिसके 2 से अधिक यानी 1 से अधिक गुणनखंड हो वे भाज्य होती है। तो भाज्य हो गई, सॉरी ये अभाज्य है, ठीक ना, ये 2 अभाज्य है। हम भाज्य की बात करें तो भाज्य इस तरीके से होगी, भाज्य जो कि होगी सबसे छोटी, भाज्य 4। अभी दोनों का गुणनफल कितना हो गया, देखें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे छोटी अभाज्य यानी 2 और सबसे छोटी भाज्य यानी 4 का गुणनफल कितना हो गया, 8, ठीक ना। भाज्य संख्या वह होती है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है यानी विभाजित होती है, ठीक ना, यानी जिसके एक ही गुणनखंड हो वे अभाज्य संख्या, ठीक। और जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो वे भाज्य संख्याएं होती है, ठीक ना। तो 2, 3, 5, 6, सॉरी 6 नहीं 7 अभाज्य संख्या है, और 4 से 4 हो गया, फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12 ये सभी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य कौन हो गई, 4, और अभाज्य 2, दोनों का गुणनफल 8, ठीक। तो इसमें सही विकल्प हो गया क्वेश्चन नंबर सॉरी हाँ विकल्प सी, ठीक ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं a और 18 का लॉग 36 तथा मौसा 2 है। तो a का मान है विकल्प में a 2, b में 3, c में है 4 और d में है 1। यानी हमें दो संख्या दी गई है, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है 18। इन दोनों संख्याओं का जो लॉसा है, लॉसा जो है 36 है, ठीक ना। और मौसा जो है वो कितना है, मौसा हो गया कितना 2। तो इसमें a कितनी है वो हमें बतानी है, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्या चीज़, लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, ठीक ना। या हम ऐसे कर सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक ना, बराबर पूरा लिख लेते हैं ना, आधा अधूरा क्यों लिखें, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो लॉ और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें, ठीक ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉ गुने मौसा, ठीक। तो पहली संख्या 1 हो जाएगी a और दूसरी हो जाएगी 18, लॉ है 36 और मौसा है 2, तो 18 दूना 36 हो जाना है, ठीक ना, कट कर सकते हैं, बच गया 1, 2 गुने 2 यानी 4 हो जाएगी, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, सी इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक। तो लॉसर दिया गया हो, मौसर दिया गया हो, एक संख्या और दूसरी संख्या दी गई हो, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है, इसी कॉन्सेप्ट पर ऐसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, ठीक ना। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 2.47 रेक रिंग को P/Q के रूप में बदलने पर ऑप्शन दिया गया है 245/90, बी में है 247/99, सी में 245/99 और डी में है 247/90। तो यहाँ पर हमें ये संख्या दी गई है, ये है 2.47 रेक रिंग, ठीक ना। और इसे हमें क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है, ठीक। तो ये दशमलव है, ठीक ना, और रेक रिंग में दिया गया है, ठीक ना। रेक रिंग का मतलब होता है रिपीटिंग वाली संख्या। तो 2.74 रेक रिंग को हमें क्या करना है, P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखना है, इस दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना है। ध्यान रहे यहाँ पर रेक रिंग लिखा हुआ है, ठीक ना। इसका मतलब हो गया कि 4 और 7 बार बार रिपीट होगा, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है, ये हो गया 2.74 सॉरी 4 7 इस तरीके से, ठीक ना। ये जो रेकरिंग का चिन्ह है, ये जो दिख रहा है ऊपर में, ये बार ब्रैकेट इसे कहते हैं। इसे रेकरिंग को यानी रिपीटिंग प्रोसेस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो दशमलव प्रसार है, हमें इसे P/Q के रूप में लिखना है, ठीक ना। तो P/Q के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा फंडा है। पहले क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, ठीक ना। इस पर आप इस पर आप ज़्यादा ही गौर करें, ठीक ना। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना है यानी P/Q के रूप में लिखना है, तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे वो एक विशेष प्रकार के फंडे से सॉल्व होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करने के लिए पहले जो दिख रहा है ना, उसमें दशमलव को भूल करके यूँ ही लिख देंगे। जो संख्या दिख रहा है, अंक है 2 है, 4 है, 7 है, तो ऐसे ही लिख देंगे 2 4 7 इस प्रकार से, ठीक। इतना लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, माइनस देना है, और रिपीटिंग संख्या से पहले जितने भी अंक दिख रहे हैं ना, ये रिपीटिंग संख्या है ना, ये अंक और ये अंक दोनों रिपीट होने वाले। तो इस रिपीटिंग अंक से पहले है ना, जितने भी अंक दिख रहे हैं उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो सिर्फ कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक ना।
जितना दिखेगा उतना लिखेंगे, ठीक। अगर 2 के अलावा 4 5 होता तो 2 4 5 वो सब लिखते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंक दिख रहे हैं उसको लेकर के लिख देंगे, उसको संख्या बना करके यूँ ही लिख देंगे, ठीक। फिर रिपीटिंग संख्या से पहले जितने भी अंक दिख रहे हैं उससे लेकर के एक संख्या बना करके इसमें से घटा देंगे। इतना कर लेने के बाद फिर करना क्या है, बट्टे देना है, फिर देना है 10, फिर माइनस में भी देना है 10, इस प्रकार से। अब क्या करना है कि ये जो 10 है इस पर हमें पावर लिखना है। कितना पावर लिखना है, पावर लिखना है दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, है ना, इसमें 2 है, 7 है और 4 है, तो जितने भी अंक हैं उतना घात दे देना है। तो 2 है ना, तो 2 घात, ठीक, इस तरीके से। अब क्या करना है, इस 10 पर भी पावर देना है। कितना पावर देना है, तो यहाँ रिपीटिंग अंक ये दोनों हैं और उससे ठीक पहले और दशमलव के बाद कोई अंक दिख रहा है नहीं ना, इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि ये रिपीटिंग है इसलिए इन दोनों को छोड़ करके कोई अंक है दशमलव के बाद नहीं है ना, इसीलिए नहीं है तो 0 देंगे। अगर होगा तो 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, लेकिन नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक, यानी नहीं है तो 0 देंगे, ठीक। अब इसे सॉल्व कर देंगे और वही आ जाएगा P/Q। तो 247 में से 2 घटाएंगे तो हो गया 245 और बट्टे 10 पर पावर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब 100 हो गया, है ना। आधार को 2 बार गुना करेंगे तो 100, 10 गुने 10, फिर माइनस और 0 आ गया इस पर पावर। तो किसी भी पावर 0 हो तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो गया 245 और नीचे में हो गया 100 में से 1 घटा करके 99, इसीलिए P/Q का जो रूप हो जाएगा कितना, 245/99 होगा। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, सी विकल्प सही है, ठीक ना। 245/99, ठीक ना। एक बार और दूसरा सवाल लेकर के हम इसे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक है ना दशमलव कितना 2 3 रेकरिंग है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। अब इसे भी P/Q के रूप में लिखना है ना। भले ही क्वेश्चन में नहीं है लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं, इस प्रकार से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इस पर खास करके आप गौर करेंगे। तो इसे भी P/Q के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, P/Q के रूप में। तो पहले जो अंक दिख रहा है ये 1 2 3 तीनों दिख रहा है, तो तीनों को लेकर के हम यूँ ही लिख देंगे 1 2 3 ये संख्या। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इस रिपीटिंग माइनस देंगे यहाँ पर, ठीक ना, इस तरीके से। अब इस रिपीटिंग अंक ये है, यहाँ पे 3 बार बार रिपीट होगा इसलिए 3 रिकरिंग है ये। तो 3 से पहले कितने हैं, ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों को ले करके यहाँ पर संख्या बना करके लिखेंगे, ठीक ना। तो पहले तो यूँ ही लिख देंगे, फिर रेकरिंग से पहले जितने भी अंक दिख रहे हैं 2 1 और 2 दोनों दिख रहे हैं तो दोनों को घटा देंगे, फिर बट्टे देंगे और देंगे 10, ठीक। और इस 10 पर पावर जो होगा, दशमलव के बाद जितने भी अंक दिख रहे हैं ना, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, इसीलिए जितने भी अंक दिख रहे हैं उतने गिन करके इस पर घात देंगे। तो 2 दिख रहा है तो घात होगा 2, ठीक। फिर माइनस देंगे, फिर 10 लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद इस पर भी घात लिखना है, लेकिन अब दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले, दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले यानी बिना रेकरिंग वाला जो अंक है उसे गिनेंगे, कितना है, 1 है। तो अगर 1 है, या 1 ही दिख रहा है ना अंक, तो हम क्या करेंगे, 1 घात लिखेंगे, ठीक। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले तो यूँ ही ये जितने अंक दिख रहे हैं उस सबको लिख लेंगे, फिर माइनस दे करके बिना रेकरिंग वाला जो अंक दिख रहा है उसको लेकर के घटा देंगे, ठीक। फिर बट्टे में देंगे 10 और 10 पर पावर कितना होगा, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी घात दे देंगे, फिर माइनस, फिर 10 और उस पर भी घात देंगे। रेकरिंग से पहले और दशमलव के बाद, रेकरिंग से पहले और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना घात देंगे, यहाँ ठीक है ना, एक ही अंक है इसलिए 1 घात। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 1 1 और 1 और बट्टे में हो गया ये कितना 100 माइनस ये 10, ठीक। तो कितना हो गया 111 और बट्टे 90, ठीक। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ध्यान रहे इस प्रकार का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का मौसा 145 तथा लौसा 2175 यानी 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या है, विकल्प दिया गया है ए में 435, बी में 145, सी में है 725 और डी में 535। तो इस तरीके से हमें दिया गया है मौसा है 145, ठीक। और लौसा जो है वो लौसा है कितना, ये है 2175, ठीक ना। और इसमें से एक संख्या जो है, एक संख्या यानी कोई संख्या है तो पहली संख्या मान लेते हैं, ठीक ना। पहली संख्या जो दी गई है, एक संख्या दी गई है वो है 725, ठीक। तो यहाँ पर दूसरी संख्या हमें कौन सी है वह बताना है, ठीक ना। तो कोई दो संख्या है ना, जिसमें एक संख्या ये है और दूसरी संख्या कोई है, मान लेते हैं क्या चीज़, x मान लेते हैं, नहीं मालूम है, ठीक है। तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, कोई दो संख्या है, एक ये 725 और दूसरा x। इन दोनों संख्याओं
का जो मौसो है वो 145 है और लौसो है कितना 2175। तो इसमें ये दूसरी संख्या वो कितनी होगी ये हमें बतानी है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे प्रश्न के लिए एक पहला प्रश्न बताया गया है, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, ठीक ना, इस तरीके से, और बराबर में होगा लौसो और गुने मौसो, ठीक ना। इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान रहे, दो संख्याओं का लौसो और मौसो दिया गया हो तो हम इस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसो गुने मौसो, इस तरीके से। तो पहली संख्या को क्या मान लिया गया है 725 और दूसरी संख्या को x बराबर लौसो कितना है 2175, मौसो है 145, ठीक ना, या x बराबर हो गया 2175 गुने 145 बट्टे 725, इस तरीके से, है ना। तो अगर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, तो ऊपर नीचे कितना से 5 से, है ना, 5 इकाई 5 और इधर गया तो 2, 4 पंचे 20 गया 5 25 हो गया, ठीक। इसे भी 5 से अगर डिवाइड करें तो 4 पंचे 20 गया इधर कितना हो गया 15 17, 5 या 15 और फिर बचा 2, 5 पंचे 25, ठीक। 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ये 45 145 और ये 145, बचा कितना 435, ठीक ना। तो पर दूसरी संख्या कौन हो गई यानी x 435, तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया 435, यानी विकल्प ए सही है। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का मौसो 27 एवं लौसो 162 है, यदि उनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या, विकल्प दिया गया है ए में 36, बी में 45, सी में है 9 और डी में 81। तो इस तरीके से हमें दिया गया है क्या चीज़, मौसो है 27, लौसो दिया गया है, लौसो है 162, ठीक। एक संख्या दी गई है यानी पहली संख्या मान लेते हैं इसे, पहली संख्या, ठीक ना, जो है 54 है, तो हमें दूसरी संख्या यहाँ पर बतानी है, दूसरी संख्या, ठीक। उसी तरीके का क्वेश्चन है, दूसरी संख्या, अब इसे हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक ना। तो क्या कॉन्सेप्ट है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, बराबर लौसो अगुने लौसो, है ना, अगुने मौसो, इस तरीके से। तो पहली संख्या को हमने 54 माना है, 54 दिया गया, माना नहीं है, दूसरी संख्या को x माना है, लौसो कितना है 162, मौसो कितना है 27 है, ठीक ना। तो हम क्या देख सकते हैं कि 27 एकम 27 और 27 दूना 54 हो जाएगा, और इसे भी 2 से डिवाइड करें तो 8 दूना 16 और 8 2 इकाई 2, इसीलिए x कितना हो गया 81। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, बी इसमें सही विकल्प है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा, विकल्प है ए में 3, बी में है 5, सी में 7 और डी में है 2। तो इस तरीके से है 12 है, 15 है और 21 है, ठीक ना। अब इसका क्या करना है, मौसा निकालना है, ठीक ना। तो मौसा कैसे निकालते हैं, हम गुणनखंड विधि से भी निकाले तो इस तरीके से 12 का गुणनखंड कर सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 3, और 15 का गुणनखंड करें तो क्या करेंगे 3 गुने 5 कर सकते हैं, ठीक ना, 3 गुने 5 कर सकते हैं, और 21 का गुणनखंड करें तो कितना होगा 3 गुने 7, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कॉमन गुणनखंड है ना, ये 3 है, ठीक, सिर्फ 3 ही है और तो कोई नहीं है ना, इसीलिए मौसो हो जाएगा इसमें कितना, मौसो 3 हो जाएगा। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया 3, ठीक। तो मौसो इस प्रकार से निकाला जाता है। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, विकल्प है ए में 6q, बी में है 6q प्लस 2, सी में 6q प्लस 1 और डी में 6q प्लस 4। तो इस तरीके से q दिया गया है, ठीक ना, q एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक बोले तो जिसकी गिनती हम 0 से कर सकते हैं, इस तरीके से क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो इस धनात्मक पूर्णांक के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन एक धनात्मक विषम पूर्णांक है वो हमें बताना है, ठीक। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से किसी भी पूर्णांक को हम देख सकते हैं, ठीक ना। तो पहले को अगर देखें तो 0 रखने पर ये 0 होगा, ठीक ना, 1 रखने पर इसका जो वैल्यू होगा वो 6 होगा, 2 रखने पर ये 12 होगा, ठीक ना। लेकिन ये जो है 0, 6 और 12 ये क्या है विषम पूर्णांक नहीं है, विषम संख्या नहीं है, ठीक ना, इसलिए ये नहीं होगा। फिर दूसरे को देखें तो 6 प्लस 2, तो 0 को रखेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक ना, 1 को रखेंगे तो 6 इकाई 6 और प्लस 2 यानी 8 होगा। फिर
3 को रखेंगे तो 6 18 तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी विषम पूर्णांक नहीं है, ठीक ना। लेकिन इसको देखें तो इस तरीके से, तो 0 को रखेंगे तो 1 होगा, ठीक। 2 रखेंगे तो यहाँ 13 मिलेगा, 3 रखेंगे तो कितना हो गया, 6 18 प्लस 1 19। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें ये क्यों के बदले कुछ भी रखेंगे, यहाँ 0 1 2 3 रखेंगे तो प्रत्येक बार क्या मिलेगा, एक विषम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। विषम संख्या है और धनात्मक है, इसीलिए कौन रूप सही है, ये सही है, ठीक। अगर क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा, 6 प्लस 1, ठीक। तो सही विकल्प कौन हो गया, सी हो गया, ठीक। ध्यान रहे यहाँ विषम पूर्णांक बोल रहा है, ठीक ना, धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर सम पूर्णांक बोला जाता है ना, सम धनात्मक पूर्णांक बोला जाता तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक बोला जा रहा है, ठीक ना। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। विकल्प दिया गया है, ए प्राकृत संख्या, बी पूर्ण संख्या, सी पूर्णांक संख्या तथा डी वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या की बात की जा रही है, ठीक ना। ये किस कैटेगरी से आता है इसमें से हमें बताना है। तो एक परिमेय संख्या इस प्रकार से होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है, जैसे कि 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, इस तरीके से माइनस हो गया, -3/2 हो गया, या -1/2 हो गया। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो इस परिमेय संख्या में प्रकृत संख्या भी आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है और पूर्णांक भी आ जाती है, ठीक ना। यानी ये सभी आ जाती है, ठीक है। इसीलिए ये वास्तविक संख्या है, ठीक। वास्तविक संख्या, ठीक। परिमेय संख्या का मतलब इस तरीके से ये भिन्न भी होती है, परिमेय संख्या एक भिन्न भी होती है, इसलिए प्राकृत संख्या को हम नहीं ले सकते, ठीक ना। प्राकृत संख्या सिर्फ 1 2 3 4 5 होती है, ठीक। दूसरा, हम पूर्ण संख्या को भी नहीं ले सकते, ठीक। पूर्ण संख्या जो होती है जिसे हम प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। तो 0 1 2 3 है ना, जितने भी 0 से शुरू होने वाले धनात्मक पूर्णांक होंगे, पूर्ण होंगे, वो सभी पूर्ण संख्या, ठीक ना। इसमें माइनस प्लस नहीं आता, लेकिन प्रकृत संख्या में परिमेय संख्या में माइनस भी आता है और भिन्न भी आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में भिन्न नहीं आएगा और क्या नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, ठीक ना। इसीलिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के कैटेगरी में नहीं आता, ठीक। फिर पूर्णांक की बात की जाए तो पूर्णांक संख्या वह होती है जिसे माइनस और प्लस के साथ में लिखा जाता है, ठीक ना। तो परिमेय संख्या जो होती है ना, वो माइनस प्लस तो होती है लेकिन भिन्न भी होती है, लेकिन पूर्णांक जो होती है माइनस प्लस वाली संख्या तो होती है लेकिन भिन्न वाली संख्या नहीं होती। तो परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या के कैटेगरी से नहीं आता, ठीक। लेकिन वास्तविक संख्या जो अगर हम बोलें तो इन सारे को शामिल करने से जो संख्या मिलेगी वो वास्तविक संख्या, इसमें भिन्न भी आ जाता है। परिमेय में परिमेय संख्या अगर चाहिए तो वास्तविक संख्या से हमें मिल जाएगा, ठीक। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रकृत संख्या सभी आ जाते हैं, ठीक ना। इसीलिए वास्तविक संख्या के कैटेगरी से हमें परिमेय संख्या मिल सकती है, ठीक। तो एक परिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, डी हो गया। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, 22/7 है। विकल्प दिया गया है परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में पूर्णांक या डी इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 22/7 है और हमें बताना है कि ये 22/7 परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है, ठीक ना। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। यह पाई के बराबर, लगभग बराबर होता है, ठीक ना। 22/7 जो है उसका मान, 22/7 का जो मान होता है वो 141 इसके लगभग बराबर होता है। कितना के बराबर, पाई का जो वैल्यू होता है उसके लगभग बराबर होता है, ठीक ना। 22/7 और पाई एक दूसरे से लगभग बराबर है, ठीक। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। ध्यान रहे, पाई एक अपरिमेय है लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि पाई का जो वैल्यू मिलता है दशमलव में, उसका दशमलव प्रसार यानी पाई के वैल्यू का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, ठीक ना। इस कारण से इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी हो यानी रुके ही ना, और अनावर्ती हो यानी रिपीट भी ना हो, ठीक ना, ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो 22/7 एक परिमेय है, पाई एक अपरिमेय है, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ए सही है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यू बराबर, विकल्प दिया गया है, ए में है 9, बी में 8, सी में 10 और डी में है कितना, 7।
तो इस प्रकार से एक भाग एल्गोरिदम दिया गया है, ए बराबर में है बी, है ना, बी है 6 नहीं, ठीक ना, बी क्यू प्लस आर, ठीक। और यहाँ पर ए जो है ए के बराबर में है 37, ठीक ना, और बी के बराबर में 4 है और आर के बराबर में 1। तो हमें क्यू के बारे में बताना है, तो इसे हम पहले लिख लेंगे। इसीलिए बी क्यू, बी के जगह पर कितना रखेंगे, एक बार लिख लेते हैं ना, बी क्यू प्लस आर बराबर में ए, है ना, ए है ये। इस तरीके से बी कितना है 4, क्यू तो चाहिए ही, रहने देते हैं 1, आर कितना है 1 बराबर में कितना, ए की जगह पर 37 रखेंगे। अब इसे उस पक्ष में ले जाएंगे, घट जाएगा, 1 4 क्यूब बराबर में 37 माइनस 1 यानी 36 हो जाएगा, है ना, 36। तो 4 एकम 4, 4 9 चौके 36 हो गया, इसीलिए क्यू का जो वैल्यू हो गया कितना 9 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, ए हो गया, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। विकल्प दिया गया है, ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में है 4। तो इस तरीके से है क्या चीज़ 56, वो भी कितना 156, 56 नहीं 156। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो यहाँ पे कर लेते हैं, कितना है 5, इतना 2 से लगेगा, हाँ 2 से करें तो 7 दूना 14 और बचेगा 1 तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, इधर गया तो 9 हो जाएगा, ठीक ना, 18 बटे 2 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो गया 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखें तो 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13 हो जाएगा, या 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 गुने 3 और गुने 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का जो घातांक है कितना है 2 है, 2 का घातांक 2 है। तो इसमें सही विकल्प कौन है, हमें यही तो बताना है कि 156 के गुणनखंड में, कौन से गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो कितना है दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है। तो इसमें सही विकल्प ये हो गया ए। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी हमें विकल्प दिया गया है, इनमें से हमें बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। विकल्प ए में दिया गया है 2 प्लस रूट 3, बी में 5 माइनस रूट 3, सी में है रूट 3 बटे रूट 5 और डी में है रूट 12 बटे रूट 3। तो इस प्रकार से हमें विकल्प दिया गया है, हमें बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो एक अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसके घात भिन्न अंक होते हैं, भिन्न अंक यानी 1/2, 2/3 इस तरीके से, ठीक। तो जो जितने भी रूट में कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या अगर रूट में होती है, अभाज्य संख्या बोले तो अभाज्य संख्या, ठीक ना, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7, इसी तरीके से कितना 11 13, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक ना। और किसी भी अभाज्य संख्या का जो रूट होता है, ठीक ना, वो रूट वो अपरिमेय हो जाता है, ठीक, क्योंकि ऐसी संख्याओं का घात हो जाता है भिन्नांक में। जैसे कि रूट 3 का मतलब हो गया पावर 1/2। तो इस संख्या का घात क्या है, भिन्न है, इसीलिए अपरिमेय है। लेकिन यहाँ 12 पर डाउट है, ठीक। हालांकि यहाँ भी हम देखें कि इस 3 पर रूट है, लेकिन फिर भी इसे हम सॉल्व करें तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर 12 को हम लिख सकते हैं कितना 4 गुने 3 और बट्टे में उसका रूट और बट्टे में रूट 3। तो यहाँ 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा ना, लेकिन इस 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक। इसलिए रूट 3 और नीचे में भी कितना है रूट 3। तो ये हो गया क्या, कट जाएगा एक दूसरे से, बचेगा क्या 2, और इसका घात 1 है जो कि पूर्ण है ना, भिन्न नहीं है, पूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर अगर रूट 2 रहता तो रूट 2 का मतलब हो गया कितना 2 पर पावर 1/2, 2 भी एक अभाज्य है, उस पर घात क्या हो गया भिन्न हो गया, इसीलिए ये अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर 2 आया जो है उसका घात क्या है 1 है, पूर्ण है, इसीलिए ये परिमेय है। तो इसमें ये डी जो हो गया ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। विकल्प दिया गया है, ए में है 4 प्लस रूट 7, बी में 10 प्लस रूट 100, सी में है 2 प्लस रूट 3 और डी में 5 प्लस रूट 5। तो इस तरीके से हमें विकल्प दिया गया है, हमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है, ठीक ना, कौन परिमेय संख्या है इसमें, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे पहले भी बताया गया है कि अभाज्य संख्या का रूट हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ 7 अभाज्य संख्या है और उस पर रूट है ना, इसके साथ गुना में प्लस में जोड़ में कोई भी संख्या हो तो उसके कारण ये अपरिमेय ही हो जाता है, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या का रूट है इसीलिए ये अपरिमेय। फिर इसमें हम देखें तो यहाँ जो 100 है इसका वर्गमूल निकल सकता है, क्योंकि 100 जो है क्या है एक
परिमेय संख्या है ना, और उसका रूट निकल जाएगा, है ना, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यूँ समझिए ना कि जिस संख्या का रूट नहीं निकलेगा, है ना, यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो अपरिमेय होगा। ठीक, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय है, इसका भी नहीं निकलेगा वर्गमूल इसलिए ये भी अपरिमेय है, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय है। ठीक, लेकिन यहाँ 100 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 100 10 प्लस 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, तो रूट कैंसिल हो गया ना, इसीलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो बी एक परिमेय संख्या है। ठीक ना।